कि बुझी हुई शम़ा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर आंधी हो, कश्ती निकल सकती है। आप मायूस ना हो और हार ना माने, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब भी बदल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। दोस्तों देखिए, आपकी अभी भी कश्ती क्या है, निकल सकती है। आप सेल थ्रू होकर के इस बीपीएससी के पद पे, एसडीएम या डीएसपी के पद पे आप आराम से अग्रसर हो सकते हैं मित्रों। आपके पास अभी भी उचित समय है। अभी करीबन हमारे पास 37 दिन का अतिरिक्त समय बचा हुआ है। कल एक रणनीतिक वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलना है। और देखिए, केवल अब हम क्या करेंगे, एक टाइम पे अपना क्या कर रहेंगे, हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। करीबन ये आप एग्ज़ाम से जाने से पहले पहले तक करीबन आपको 20,000 एमसीक्यू में करा दूंगा। ठीक है, 20,000 एमसीक्यू कराने का मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। और आप जाइएगा, और आप बीपीएससी डीमिस्टिफाइड के फैमिली के मेंबर हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा और कहिएगा ना, और जब आपके हाथ में पेपर होगा तो आप मुस्कुराइएगा कि यार सर आप जो कहते थे देखिए वहीं से आया, और देखना वहीं से आएगा पेपर दोस्तों। ठीक है, आप बस मेहनत कीजिए, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए, और अच्छे से सारे जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से अटेंड कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा मोटिवेशन उससे बढ़ता है। ठीक है, मुझे भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस इतना कराओ। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। और ये बिहार के बच्चों के लिए एक नई श्रृंखला है दोस्तों। मैं 20,000 सवाल कराऊँगा, 20,000, याद रखिएगा दोस्तों, 20,000 सवाल कराऊंगा। और देखिएगा, और ये बढ़ भी सकते हैं नंबर। अभी समय है दोस्तों, अभी तो मैंने शुरू किया है, जस्ट समझ लीजिए, अभी तो मैंने शुरू किया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं करीबन जो एमसीक्यू है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपसे करवाऊंगा, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस सुनिश्चित हो सके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो अब हमारा नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है वो है एडिटोरिया का 5,000 बहुविकल्पीय सवाल। ठीक है ना, ये करीबन इसमें 100 सेट हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 5,000 सवाल ये जो होगा वो कवर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहिए, अंतिम तक साथ निभाइए दोस्तों, अंतिम तक साथ चलिए। और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तब भी मेरा आप हाथ थामे ही रहना दोस्तों। आपको देखना सिलेक्शन और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेट है, और ये देखिए 100 सेट के रूप में ये है, और प्लस एनसीईआरटी आधारित है। तो मित्रों याद रखिए, एनसीईआरटी आधारित है, तो हमें इसे ध्यान रखते हुए चलना है। क्योंकि आज का जो पेपर बन रहा है, अब का जो पेपर बीपीएससी का या किसी भी स्टेट सर्विस का बन रहा है, कोई अब फैक्ट केवल नहीं, एनसीईआरटी की कंसेप्ट्स भी आते हैं। और एनसीईआरटी का अगर आपको बेस बना के करोगे, एनसीईआरटी को बेस बना के आप चलोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है अपने बीपीएससी के जो क्या कहते हैं सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी आज से 10-20 दिन पहले के आसपास, तो आप उसको प्लीज़ रिफ़र करें, और आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितनी प्रोमिनेंट है। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेट है, सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1 एडिटोरिया का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था दोस्तों? तो ये कब दिया गया था, ये कब दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था आपका 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों? ये देखिए, नहीं कह रहा है, नहीं जैसे आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लेक्चर्स में, प्रारंभिक जो लेक्चर्स थे मैंने बताया था, जैसे ही नहीं मिले आपका क्या, ये एक बल बॉर्न मोमेंट है, तुरंत आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। हमारे जो दोस्त हैं उसको आप गलत करके चले जाते हैं, और यहाँ पे आ करके रोते हैं कि सर मेरा गलत हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो सर अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर लोगे? अब तो क्या, जो गया सो गया। तो कौन नहीं थे दोस्तों? कौन उग्र राष्ट्रवादियों में से नहीं थे? देखिए कौन कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। लाल बाल पाल थे, तो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसमें महादेव गोविंद रनाडे जो हैं वो नहीं थे, ये नहीं पूछा है, तो महादेव गोविंद रनाडे नहीं थे। ये कौन थे? अब मैं इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। ये गांधी जी के, जिन्हें हम बापू कहते हैं, ये बापू के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना, क्या थे? पॉलिटिकल
क्या कहते हैं मेंटर थे, ये कहते हैं ना क्या राजनीतिक गुरु, इनके क्या थे गांधी जी के, ये गांधी जी के गुरु थे दोस्तों, ठीक है ना, गांधी जी के गुरु थे। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुए, क्या परिणाम घातक सिद्ध हुए? पहला ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में परस्पर सहयोग में वृद्धि, ऐसा था नहीं, ठीक है। कांग्रेस होने पर भी समझौता होने पे भी क्या थी, कटुता में वृद्धि थी, ऐसा नहीं था दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीतियां का आरंभ था, हाँ दोस्तों ये था 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो पैक्ट हुआ था लखनऊ समझौता, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में आप छोड़िए मैं ही बता देता हूँ, अंबिका चरण मजुमदार सर थे, वो जो थे लखनऊ सेशन के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जिसके बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। उसके कौन से परिणाम के बाद यह घातक सिद्ध हुए, जब कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ, यही क्या बन गया, परिणाम में घातक सिद्ध हो गया, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि उनके मन में क्या हो गया, आपने क्लैरिटी एक तरीके से दे दी, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। कहते हैं ना इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसे हम व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने क्या आपको घटना चक्र इंग्लिश में पढ़ाई, ये हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपके भी मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर कभी इंग्लिश पढ़ाते हो कभी हिंदी पढ़ाते हो। मित्रों मैं इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई कहते हैं ना बायसनेस नहीं है मेरे को लेकर के, ठीक है ना, मैं आपके कहता हूँ ना आपके हित में जो चीज़ रहता है, मैं चाहूँ तो इस पूरी चीज़ को इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करके बोल सकता हूँ, तो मैं कन्वर्टर तो बैठा नहीं हूँ, मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश भी पढ़ने की क्या करो आदत डालो, ठीक है। 1 मिनट रुकना दोस्तों बस। तो ये इंग्लिश और हिंदी मैं इसलिए देता हूँ, मैं इसीलिए इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, या हिंदी रहेगा या पूरा इंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। आई टॉट यू इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्या करोगे जब हिंदी का जब अनुवाद आ जाएगा उल्टा, जैसे यूपीएससी के पेपर में हुआ था, क्या आया था, लॉ इस्पात, लॉ कहते हैं, कहता है कुछ हिंदी में ऐसा कन्वर्जन था, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लिखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में, तो आप किसको मानोगे, इंग्लिश को मानोगे, और यहाँ लिखा था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा हुआ था हिंदी में। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको किसको प्रेफरेंस दिया जाता, लिखा होता पेपर में इंग्लिश शुड बी प्रेफरेबल। तो मित्रों जानना ज़रूरी भी है इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश में भी बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेंगे, मैं आपकी भलाई के लिए मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलता हूँ मैं इसीलिए। चलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, जिसे हम इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कहते थे, वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना, हमने पढ़ा भी था जब घटना चक्र की सीरीज़ देख रहे हैं, अभी हम लोग भी चल भी रही है, तो उसमें कौन थे, लॉर्ड लिलिथगो थे दोस्तों, लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन, सबसे ज़्यादा पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा हूँ, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे पहली संस्था कौन थी दोस्तों, हमने पढ़ा है दोस्तों, वो कौन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी, तो ये कौन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो दोस्तों देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात हो रही है, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 2 थी। एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1851 में, 1851 में हुई थी। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, याद रखिएगा कब हुई थी, कलकत्ता में। थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि उंगली में चोट लगने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था, माइनर था, इस वजह से चोट लगी है, इसलिए मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। 29 अक्टूबर 1851 को ये क्या बन गया था आपका, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सॉरी इस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 29 अक्टूबर 1851 में बनी थी कलकत्ता में। इसको बनाया किसके द्वारा बना गया था, इसको बनाया गया था आपका राधाकांत देव के द्वारा बनाया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट थे और इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। एक सिमिलरली एक और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी थी 1866 में,
किसके द्वारा बनाया गया था? वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया था, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। तो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे। जो जो मैं फैक्ट बताते चल रहा हूँ दोस्तों, उस फैक्ट को प्लीज़ कलम और कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि यहाँ पे आपने चूक की, एग्ज़ाम में चूक आपसे 100% होगी। यहाँ चूक जाओ चलेगा, एग्ज़ाम में अगर चूके ना तो फिर रोने के अलावा और पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ो एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ो, कॉपी कलम लेकर के एक स्टूडेंट के तरीके से पढ़ो। देखता हूँ का सिलेक्शन कैसे नहीं होता है मैं भी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन जो है दोस्तों वो सही है? कौन सा कथन कह रहा है जो सही है? ठीक है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी की। तो ऐसा क्या है दोस्तों? ये नहीं था, ठीक है। ये कह रहा है साइमन कमीशन जो 1927 में आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था। उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था, हम लोग ने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था, उसके रिगार्डिंग साइमन कमीशन को लाया गया था कि क्या क्या रिफॉर्म लाना। तो ये क्या ऑप्शन गलत है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। इसने केंद्रीय में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये एकदम सही है दोस्तों। इन्होंने क्या हुआ था? दिया था सुझाव, ये सही है। इसने भारतीय पुलिस सेवा का प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग दोस्तों, ये गलत है। तो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे, उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये हमें पता था। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था? याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, जो नहीं पढ़ा है वो जाके आपका घटना चक्र की सीरीज जरूर देखे दोस्तों। मैं आई बटन में अभी आपको दे देता हूं इसका लिंक, ठीक है ना। आई बटन में अभी जा रहा हूं, अभी जस्ट अभी ये देखिए मेरे ऊपर अभी लिंक है, आप देख लीजिए दोस्तों। जिन्होंने इस घटना चक्र का नहीं लेक्चर देखा है वो आई बटन में दे रहा हूँ, आपके लिए आसानी होगा, आप प्लीज़ जाके उसको देखेंगे, ठीक है। तो को किस पार्टी से रिलेटेड थे दोस्तों? वो लिबरल पार्टी से रिलेटेड थे, याद रखिएगा, लिबरल पार्टी से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? ये हम लोग ने देखा था जब हम अपना कब देख रहे थे, एंशंट हिस्ट्री और का जब ये हम देख रहे थे पार्ट, तब हम लोगों ने पढ़ा था भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो आप एंशंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसको आप देखेंगे, ठीक है ना। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था दोस्तों? याद कीजिए, हमने आपको बताया था ये हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था दोस्तों, स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हो सकते हैं। ऐहोल अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? फिर से एक रिपीटेड, एक ये हम लोग ने घटना चक्र में पढ़ा था। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो किस शासन से संबंधित थे? ये पुलकेशियन सेकंड से रिलेटेड था, पुलकेशियन सेकंड से रिलेटेड था। जब हम लोग ने घटना चक्र की सीरीज देख रहे तो हम लोग ने देखा था पुलकेशियन सेकंड से क्या था, ऐहोल का जो इंस्क्रिप्शन था वो किससे रिलेटेड था? पुलकेशियन सेकंड से रिलेटेड था। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों? तो वो है मुंडोक उपनिषद में है, मुंडोक उपनिषद में है दोस्तों, हम लोग ने देखा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 पे, महावास्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा में है? किस शाखा में है दोस्तों? हम लोगों ने ये भी देखा था क्वेश्चन, महायान में है दोस्तों। किस में? महायान में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने जो जो देखा वो सारे सवाल 11 के 11 अभी तक लड़ गए हैं। अभी देखिए आगे चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घटना चक्र मैंने जो पढ़ाया है प्लीज़ उसको पढ़ लो भाइयों, पढ़ लो बहनों, पढ़ लो, 100% होगा, तुम पढ़ो। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था दोस्तों? उपासना भवन, ये अकबर के द्वारा उपासना भवन का नाम क्या था दोस्तों? बताना है। ये उपासना भवन का नाम क्या था? वो था इबादत खाना दोस्तों। इबादत खाना हम लोग ने देखा था जब हम लोग ये
अकबर का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इबादत खाना ने बनवाया था अकबर ने, किस लिए बनवाया था? उपासना, पूजा पाठ करने के लिए उपासना भवन बनवाया था, उसे इबादत खाना कहते थे, इबादत करते थे, भगवान की इबादत करते थे। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके समय में सुविख्यात थे दोस्तों? तो वो थे अकबर के रिजाइम में। हम लोग ने ये भी देखा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। न्यू कैसल पार्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है दोस्तों? ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका किस देश में स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पे है? न्यू कैसल पोर्ट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें भी नहीं पता था और आपके लिए भी। देखिए हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करना है दोस्तों, नॉलेज चाहिए, नॉलेज। वी आर नॉट जजिंग आवर सेल्फ ऑन द बिहाफ ऑफ पेपर, वी आर जस्ट गेनिंग द नॉलेज। दिस इज रिवर्स लर्निंग प्रोसेस ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये एक रिवर्स लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो न्यू कैसल पोर्ट, ठीक है, न्यू कैसल पोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देशांतर रेखाओं में संबंधित में से कौन सही है? कौन सा सही है दोस्तों? यह अक्षांश रेखाओं में समांतर होती है। कौन? देशांतर रेखाओं के बारे में ये पूछ रहा है। देशांतर रेखा का मतलब समझते हैं, ये मेरिडियंस की बात कर रहा है। ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। इसने क्या कहा है? ये अक्षांश के समांतर होती है। नहीं, इसकी संख्या 180 होती है, एकदम सही है। क्या होती हैं ये? 180 होती हैं लाइंस, टोटल मेरिडियंस होती हैं, एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी एकदम सही है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ऐसा कुछ नहीं है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मुझसे गलती हो गई। देखिए मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये 180 नहीं होती दोस्तों, ये होती है 179। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था। तो ये 179 होती है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, और देशांतर के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है, ये विषुवत रेखा पर ही होती है, जिसका टोटल डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? वो 111.32 होता है। ठीक है ना, कितना होता है? मैक्सिमम होता है 111.32। मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे ध्यान से ये उतर गया था चीज़। ठीक है ना, अभी मैंने याद किया, मेरे दिमाग में ये चीज़ अभी आई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 11.32 होता है, 11.32 मीटर की होती है। ठीक है ना, ये 11.32 होती है। ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम दूरी कितनी होती है? 11.32। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे। उत्तर से शुक्र पर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले उत्तर से नॉर्थ से। अब हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सवाल, मैं गलती करने का कोई चांस नहीं है दोस्तों, हमें आपको सिखाना है। देखिए मैं गलती यहाँ हमें सीखना है दोस्तों। मैं भी इंसान हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, दिमाग से कई चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग से कोई चीज़ें उतर जाती हैं। तो अगर मुझे गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेकिन आपका अहित होने नहीं दूंगा, अगर गलती भी करूंगा तो आपको सही कर दूंगा। उत्तर से शुक्र दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है, नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण लगाना है। ठीक है ना, सही सीक्वेंस में लगाना दोस्तों, सही सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? नॉर्थ में नल्लामलई पहाड़ियाँ। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अन्नामलई, नल्लामलई। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों? हमें पता है नल्लामलई पहाड़ियाँ सबसे पहले हैं, उसके बाद जवादी की पहाड़ियाँ हैं, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपका नॉर्थ में नल्लामलई पहाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर जावेदी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलई पहाड़ियाँ। हम इसको और ज़्यादा, अभी हमारे पास टाइम का कंस्टेंट कम है, तो हम बस इस ऑप्शंस को देखते चलेंगे। अभी जब हम आपका ज्योग्राफी का लेक्चर्स लेंगे, वहाँ इन पहाड़ियों को और विस्तृत वे से देखेंगे और इनके बारे में स्पेसिफाइड वे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये नॉर्थ से, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर। तो नॉर्थ में सबसे पहले नल्लामलई की पहाड़ियाँ, फिर जावेदी की पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी सबसे ज़्यादा क्या करती है? मतलब कि अपना कहते हैं ना, कोर्स ऑफ चेंज करती है, अपना डायरेक्शन कोर्स को क्या करती है? बदल देती है। वो कौन है? कोसी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं।
ठीक है ना। बिहार का शोक कौन है, क्या है, कोसी नदी। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? वो कौन सी मृदा है दोस्तों? अनुवर्क हो जाती है, वो कौन सी है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो वो कौन सी मिट्टी है दोस्तों? उस मृदा का क्या नाम है? लेटराइट मिट्टी है दोस्तों, लेटराइट सॉइल। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश वो कोई लड़का नहीं है, प्रकाश का संबंध नहीं बताना है, प्रकाश मतलब लाइट की बात बोल रहा है। लाइट के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है दोस्तों। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा है क्या? नहीं। यह एक कण प्रकृति है, नहीं, और भी प्रकृति है उसका, ठीक है ना। यह ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, नहीं, और उपरोक्त में से सभी, ये भी कह दीजिए नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे सही हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ कहता हूँ ना नहीं नहीं नहीं, तो आपका ये अटेंशन क्या लग रहा है? आपको भी ये पता होना चाहिए कि देखिए ये आप भी गलत बता सकते हो। ये क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ एकदम सही है। यह एक कण की प्रकृति है यहाँ पे, हाँ ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है दोस्तों। तो ये सारे के सारे हैं सही हैं। या कण की भी प्रकृति है, क्योंकि लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। ये क्या करता है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के तरंगों का क्या है? एक तरीके का क्या करता है? ये भी करता है काम लाइट का। इसका संबंध इसके साथ भी है, E इज इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है ना, संबंध है E इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। संबंध हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? इसका संबंध है, ठीक है। और यह क्या है? एक कण की प्रकृति भी है दोस्तों, और यह क्या है? ऊर्जा का एक प्रारूप भी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को मैं देख रहा था कि एक अटेंशन होता है इंसान का, ये एक तरीके का क्या था? आपका अटेंशन सीख था। आपके अंदर जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे ना, ये कहेंगे क्या गलत बता रहा है यार, ये क्या गलत बताए जा रहे हैं सर, क्या गलत बताए जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है ये अटेंशन सीक मोमेंट था, ये एक बल्ब ऑन मोमेंट था कि आपका दिमाग का भी बत्ती जले कि हाँ हर चीज़ क्वेश्चन किस फॉर्म में भी पूछ सकता है। फॉर्म होता है ना, आपके बल्ब ऑन मोमेंट को मैं चेक कर रहा था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। बायोगैस संयंत्र जो है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने की ओर परमाणु के आकार में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है कि पता ही नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। क्या होता है? तो ये घटता है दोस्तों। क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है कि बढ़ता है? फिर देखिए मैंने वही किया, घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है मित्रों, ठीक है ना, घटता नहीं है, बढ़ता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वो कौन सी गैस है दोस्तों? वो क्या चीज़ है? तो वो क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका धूलकण। धूलकण क्या है? विसरण का कारण है, ठीक है। तो क्या है? वो धूलीकरण है। अच्छा, विसरण आप लोगों में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है विस्तृत होना, एक तरीके से फैलना दोस्तों, ठीक है, फैलना, ठीक है ना, डिफ्यूज होना, फैल जाता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का फैलना का कारण क्या है? तो वो क्या है? धूलकण है दोस्तों, धूलकण, ठीक है, धूलकण है। चलिए प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर की बात बोल रहा है, क्या होता है? संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या होता है? ये होता है 0 दोस्तों। क्या होता है? 0। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाता है। सर्व विरोधी सुई किस तत्व
का एक यौगिक है, ठीक है ना। सर्प विरोधी विषरोधी सर्प विरोधी विरोधी नहीं है, सॉरी, विषरोधी सर्प विषरोधी सुई जो है किस तत्व का एक यौगिक है? किस तत्व का यौगिक है दोस्तों? तो यह है स्वर्ण के यौगिक का, ठीक है ना। स्वर्ण यौगिक का यह है, ये सुई बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न का 25, दाब का विमीय सूत्र क्या है? प्रेशर पूछ रहा है। दाब 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 मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है दोस्तों, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? तो क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? MLT -2, ठीक है। और एरिया क्या है? लेंथ का हो जाता है लेंथ का स्क्वायर, तो हो जाएगा ML L स्क्वायर। देखिए मैं आपको करके बता देता हूं दोस्तों, कुछ डायमेंशन आपको याद भी रखनी होंगी, क्योंकि BPSC में एग्जामिनेशन डायमेंशन से भी सवाल पूछा गया है। तो L क्या हो गया? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या होगा? L -2 और T -2 है, तो +1 और -2, तो क्या हो जाएगा? ML -1 T -2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, हमारा उस हिसाब से आंसर क्या आ जा रहा है? ML -1 T -2। तो ऑप्शन नंबर शुड भी, ऑप्शन नंबर क्या है हमारे यहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? MLT -2 अपॉन L स्क्वायर, तो हो जाएगा ML -1 T -2। ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है दोस्तों? ये क्या चीज़ है जैव शैल? ठीक है ना, ये क्या है? एक तरीके का कोयला है दोस्तों। क्या है? कोयला। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, यादस्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? यादस्त नहीं है, वो यादाश्त है। थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो गया, थोड़ी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ क्या, थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ठीक है, अपन सीख रहे हैं, अपन भी क्या है, लर्निंग फेज़ में है। यादाश्त क्या कहता हूँ ना दोस्तों, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत नया है, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग से रिलेटेड है दोस्तों? तो यादाश्त का संबंध किससे है दोस्तों? यादाश्त का हमारा संबंध किससे है? सेरेब्रम से दोस्तों, सेरेब्रम से, ठीक है, सेरेब्रम से है। जब हम पढ़ेंगे ब्रेन की संरचना पढ़ेंगे, जब बायो का चैप्टर, तो हम देखेंगे पूरा विस्तार रूप से कि कौन कौन से 3 जो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, मस्तिष्क के भी मतलब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और आपका मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, हम इसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 28, ये बहुत विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, और जल्द ही साइंस का भी ये क्या हो रहा है, श्रृंखला चालू होने वाला है, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए दोस्तों, और अपना प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए दोस्तों, दबा के, मुझे भी मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ 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 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सिर्फ सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं उसकी, ठीक है ना, सरीसृप की जैसी उसके पास क्या होती हैं, अन्य विशेषताएं भी होती हैं। तो ये कौन ऐसा पक्षी है? कौन ऐसा पक्षी है जो दिखता है उसी के जैसा सेम? तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? उस पक्षी का नाम क्या है? उस पक्षी का नाम आपका है आर्क्योट्रेटिस, ठीक है ना, आर्क्योटोरिसिस है, आर्क्योटोरिसिस, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा क्या है हमारे बॉडी में दोस्तों? सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन है, O2। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, परिपथ के किन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा है? कौन सा मीटर है दोस्तों? कौन सा ये यंत्र है दोस्तों? यंत्र का बताइए नाम क्या है दोस्तों? इस यंत्र का नाम है वोल्टीमीटर। क्या है? वोल्टीमीटर। चलिए दोस्तों आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? कौन कर सकता है निलंबन दोस्तों? वो कर सकता है भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, ये कौन है? 31 नंबर जो है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो हमारे हैं भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। कौन है? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति,
ठीक है ना। प्राक्कलन समिति, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए प्राक्कलन समिति को कहते हैं एस्टिमेटेड कमेटी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल मतलब कि इनका वर्किंग ड्यूरेशन होता है कितने ईयर का होता है, सदस्यों का कितने ईयर का होता है, कितने ईयर का होता है, ये 1 साल के लिए होता है दोस्तों, 1 साल के लिए। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, किसके अनुमोदन से निकाला जा सकता है दोस्तों, तो ये भारत की संसद के अनुमोदन से निकाला जा सकता है पैसा, ठीक है, भारत की संचित निधि से। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, भारत संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान में लिया गया है, तो किस देश के संविधान में लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में लिया गया है। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया दोस्तों, अमेंडमेंट बोल रहा है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस भाग में दिया गया है, ठीक है ना, किस भाग में दिया गया है, ये सवाल का आशय है पूछने का, तो किस भाग में दिया गया है, तो ये भाग 20 मतलब पार्ट 20 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 मतलब आइटम 1 और आइटम 2 को क्या करना है, मिलाना है। भाषाओं का उल्लेख किस में लिखा हुआ है, 8वीं अनुसूची में है दोस्तों। भाषा का उल्लेख जो है हमारा किससे कैसी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून का नियम जो है वो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में है। अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल नहीं है, ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 1833 के चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, पहला लॉ कमीशन जो है किसके अध्यक्षता में किया गया था, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसका, चार्टर एक्ट था, उसके जो अधिनियम के अनुसार जो पहला लॉ कमीशन का जो कमीशन था वो गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, उस समय कौन था दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये लॉर्ड मकॉले के क्या होता है, जिसे हम वहाँ पे हमने मकॉले मिनट पढ़ा था, याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये घटना चक्र के सीरीज़ में पढ़ाया है आप लोगों को, प्लीज़ जाइए देखिए दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, सभी ने निवेदन है आपसे कि प्लीज़ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न में तो कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, कौन सी औषधि है, उसका नाम क्या है, वो कौन सी क्रांति है दोस्तों, उस क्रांति का नाम हमें बताना है, उस क्रांति का नाम है क्या, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। प्याज कैसा होता है, गुलाबी होता है, तो वैसे ही याद रखेंगे कौन सी क्रांति हो जाएगी, गुलाबी क्रांति दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा 2 संस्थानों क्या ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका कौन सा है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्या है विश्व बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका ये क्रांति प्याज, देखिए निम्न में से कौन सी औषधि जो है क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, वो कौन सी क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति, ठीक है, क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, वो कौन है, IMF और विश्व बैंक है दोस्तों, विश्व बैंक है। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा 38 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कैसे कहते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। कब किया था, 1949 में किया गया था दोस्तों, 1949वें ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 1949 में इसका किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था दोस्तों, ये किसकी उपज है, किसकी सोच की उपज थी, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका सोच का उपज था, ये कौन थे, आपके VD सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर, ठीक है ना, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट, उसी क्रमानुसार में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सवाल पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत मोटे क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में आयकर क्या है? आयकर है क्या चीज़ है? प्रत्यक्ष का और अनुपातिक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, तो क्या है? अप्रत्यक्ष और अनुपातिक है। ये क्या है? भारत में आयकर, आय का कर क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील दोनों है दोस्तों, तो याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है कुचिपुड़ी किस राज्य का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? केरला का है, कर्नाटका का, उड़ीसा का है या आंध्र प्रदेश का है? तो किसका है दोस्तों? किसका है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का दोस्तों, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंध है दोस्तों? इसका संबंध मलखंभ से है, मलखंभ, ठीक है। तो दोस्तों ये मलखंभ जो है, हिमानी उत्तम पर्व जो है, किसका संबंध, खेल किस खेल से संबंध है? ये मलखंभ से दोस्तों है, याद रखिएगा। और मलखंभ किस राज्य से एसोसिएटेड है? वो है मध्य प्रदेश, हमारा MP। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। निपख आंदोलन के प्रेरणता थे। निपख आंदोलन के प्रेरणता कौन थे दोस्तों? ये बताना है। ये कौन थे? दद्दू दयाल थे दोस्तों। कौन थे? दद्दू दयाल, ठीक है, दद्दू दयाल थे आपके। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपुक आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ तुरंत ये क्वेश्चन करने के बाद। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? तो द्रकमा सिक्का जो है चलाया गया था, ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। तो ये निपक आंदोलन के बारे में बता रहा था आपको। तो निपक आंदोलन को जो किसने चलाया था? दद्दू दयाल के द्वारा चलाया गया था। ये क्या था? एक धर्म गुरु थे दोस्तों, ठीक है ना। एक क्या थे? ये एक धर्म गुरु थे। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन उससे, लेकिन याद रख सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या था? धर्म गुरु थे दोस्तों, धर्म गुरु थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक एलुवियम का जमाव, एलुवियम जो होता है, बहुत ही कहते हैं ना फर्टाइल मिट्टी होती है। एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, देखिए वो कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खादर, उर्वरा, रेगुर या उसरा, वो कौन सी है मिट्टी दोस्तों? उस मिट्टी का क्या नाम है? खादर मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, ठीक है ना। वह समुद्री सीमा जहाँ पे आपका कहते हैं तापमान जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत तेज़ी से कम होता है दोस्तों। तो वो कौन सा है दोस्तों? थर्मोक्लाइन जोन जो है, थर्मोक्लाइन जो है ये सीमा है, ठीक है ना दोस्तों। थर्मोक्लाइन जो सीमा है, वहाँ पे तापमान क्या होता है? टेम्परेचर बहुत तेज़ी से क्या होता है? सीमा पे कम होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? तो ये इसका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से दोस्तों, याद रखेंगे बैंकिंग क्षेत्र है। बेसल नॉर्म, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स हैं, वो कैसे जरूरत है? इकोनॉमिक सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो कौन थे? जिनके जन्मदाता कौन थे? आर्नल्ड टॉम्बे थे, टॉम्बे, ठीक है, आर्नल्ड टॉम्बे थे, टॉम्बे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का जो है हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इन पे भी एक बार नज़र दे लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कब्र की 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफन किया था बुर्जहोम में, हम लोग ने देखा भी था। जूता हुआ खेत साक्ष्य कहाँ से हुआ? कालीबंगा से, ये भी देखा हुआ, सब पढ़ा हुआ। अग्निकुंड का साक्ष्य भी देखा है। युग्म समाधियाँ प्रमाण कहाँ से हुआ? कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है प्राप्त?
कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से हुई है? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलन थी? मोहनजोदाड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य प्राचीन कहाँ से हुआ है प्राप्त? धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे वो है? भोपाल में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो संयुक्त जुड़ता और राजधानी कहाँ पे पाया जाता है? पिनगट में पाया जाता है, पिगट में। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे बिना फर्दर डिले किए उसको भी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा क्या है? सेट नंबर 2 है किसका? एडिटोरिया का। सेट नंबर 2 है दोस्तों, सेट नंबर 2 है एडिटोरिया का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? कौन सा ये है? हम लोगों को पता है 15, 16, 19, 29, ठीक है ना। ये जो है आपका किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है 15, 16, 19, ठीक है। उपयुक्त ये सारे ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? कौन कौन से आर्टिकल हैं? 15, 16, 19, 29 और 30 दोस्तों। ये याद रखेंगे, ये सिर्फ भारत नागरिकों को भी क्या है प्राप्त है। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उस पर हम लोग को देखना है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल वर्ष कितना होता है? 4 साल होता है दोस्तों। ये 4 साल होता है, ठीक है। चलिए राज्य सदस्य के के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसकी 1/4 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के क्या है? स्थायी सदन जो है, लेकिन इसके 1/4 प्रति दूसरे वर्ष क्या होती है? मुक्त हो जाती है। एकदम सही है। लेकिन ये देखिए खुद दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 4 वर्ष की नहीं होती है, 6 वर्ष की होती है। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 3 केवल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट उत्तर भिराना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों? कितने दिन तक रोक सकती है? कितने दिन तक मैक्सिमम रोक सकती है? वो है आपका 14 दिनों तक रोक सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। देखिए मैं एक क्वेश्चन ऊपर में भी गलती कर दिया हूँ, शायद मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं 30 वर्ष पढ़ा हूँ या मैंने पढ़ने में दिक्कत हो गया है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए मैं आई एम सॉरी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है क्या? देखिए राज्यसभा में यहीं पे मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन ये सही ऑप्शन पूछ रहा है। सही ऑप्शन के निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। तो सारे ऑप्शन गलत है यार। एक मिनट रुकिए, मुझे एक बार और पढ़ता हूँ। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरी गलती यही थी, मैंने अभी देखिए इसे ट्रेस आउट किया। ये 35 साल नहीं है दोस्तों। देखिए मैं गलती कर दिया हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये है सॉरी फॉर दैट, ये 30 ईयर्स है दोस्तों, ठीक है। और ये 1/4 नहीं होता है दोस्तों, 1/3 होता है। तो लेकिन ये करेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ओहो सॉरी। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत है दोस्तों, ठीक है ना। सारे ऑप्शन गलत हैं। देखिए मैं पढ़ करके जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि हाँ यार मैंने गलती की है, ठीक है। और यही आदमी को भी होना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, आदमी देखता है ओहो ऐसे, अच्छा ठीक है, हमने सही में सोच रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ये तो होता नहीं है, तो मैंने सही मारते क्यों चला, क्यों मैंने सही किया। तो एग्जामिनेशन कंडीशन में भी ऐसा ही सीन होता है कुछ दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गलती है, इंसान है, गलती हो जाती है, गलती होती है, ठीक है ना। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पर हमने सही कर लिया है। ये कितने साल के होता है? सॉरी 6 साल के लिए होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल कितना? 6 साल का होता है। उम्र 30 साल की होती है और 1/3 जो हिस्सा होता है हर दूसरे साल मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं दोस्तों। धन विधेयक जो है, हाँ, अधिकतम कितने दिनों को तक रोका जा सकता है? वो 14 दिन तक रोका जा सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या
भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10। अब इसमें कौन सा कथन, पहले हम कथन देखेंगे। देखिए मेरे साथ यही गलती हुई, मेरे साथ यही आज भी गलती होती है कि मैं क्वेश्चन बहुत मैं गलती किया हूँ दोस्तों। ये कथन जो कहे ना सही, तुरंत गोला मारिए, यही गलती कराता है। देखिए आपके सामने लाइव एग्जाम्पल चल रहा, मुझसे गलती हो जा रही है। देखिए गलती हो जा रही है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज में कमी है, नॉलेज है, बट क्या है ना कि क्वेश्चन जब पूछता है ना, दिमाग आदमी का ट्विस्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो चीज़ें ऐसे एग्जामिनेशन कंडीशन में सोचिए क्या हाल होता होगा। जो कहता है ना एग्जामिनेशन कंडीशन के बाहर कहता, अरे ये तो टुच्चा क्वेश्चन में तो उड़ा देता, वही एग्जामिनेशन में एक सिली मिस्टेक करके वही बच्चे आते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। ये कोई व्यक्ति जब उच्च न्यायालय का क्या बने, न्यायाधीश नियुक्त होने का क्या है, पात्र होगा, पात्र मतलब एलिजिबल होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये एकदम सही है दोस्तों। उसकी अधिकतम उम्र, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो जो एज जो है दोस्तों अभी कोई निर्धारित नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई एज निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, ठीक है। वित्तीय आपातकाल, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प सदनों के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, कितने मंथ के अंदर होना चाहिए दोस्तों, ये बताना है। तो कितने माह के अंदर होना चाहिए, 2 माह के अंदर होना चाहिए दोस्तों, 2 मंथ के अंदर। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। भारत में पहली बार केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध लोकसभा में क्या है, अविश्वास कहते हैं, अविश्वास में क्या कहते हैं इसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, पहली बार केंद्रीय सरकार में दोस्तों कब लाया गया था, तो ये लाया गया था दोस्तों 1963 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक और तत्व मतलब जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं कि प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, किस आर्टिकल में उपबंध किया गया दोस्तों, तो किया गया आर्टिकल 37 में। आते हैं प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलैया समिति, चलैया घर नहीं चलैया, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों, किस वर्ष किया गया था, वो किया गया था आपका 1991 में किया गया था, 1991 में। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है। कौन सी क्रांति है, कौन सी क्रांति इससे रिलेटेड है दोस्तों, कोको उत्पादन या एवं चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों। उस क्रांति कौन सी क्रांति है दोस्तों, उस क्रांति का नाम बताना। उस क्रांति का नाम है आपका भूरी क्रांति, ठीक है ना, ब्राउन रिवॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक धन जो आसानी से विदेश आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, कौन सी मनी इसको कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आपकी कौन सी मनी, इसे कहते हैं हॉट मनी। जो ये धन है जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है तुरंत, तो वो कौन सी है, हॉट मनी है। कहते हैं ना जो गर्म चीज़ है क्या वो तुरंत उड़ जाता है, समझ ही रहे हैं आप लोग, समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी जिसे कहते हैं अनुमोदित करता है, क्या करता है, कौन करता है दोस्तों, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग करता है, विपणन और निरीक्षक निदेशालय कृषि मंत्रालय करता है, या कृषि उपज मंडी समिति करता है। गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है दोस्तों, वो करता है आपका आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, सरकारी पदों का त्याग कौन सा शामिल नहीं था, नहीं है, ठीक है ना, ये देखना है। विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों के द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्री करने का पाबंदी, कौन सा नहीं था दोस्तों, तो कौन सा था, ये नहीं था, बाकी सारे थे क्या थे, शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दांडी मार्च की समिति किस तिथि को हुई थी, 12 मार्च 1930 को दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, 12 मार्च 1930 को क्या हुई थी, चली थी कहाँ से, आपकी चली थी साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से चली थी। और क्या बोला है, दांडी मार्च समाप्ति कहाँ हुई थी, मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर टिक नहीं किया हूँ मैं, तो ये मत समझिएगा 12 मार्च है, ठीक है ना। और दांडी मार्च को कब पहुँची थी, 24 दिन बाद, ठीक है, कब पहुँची थी, 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी दोस्तों, 1922 को, ठीक है। वैसे 4 फरवरी लोग मानते हैं, इसमें 5 फरवरी दिया, सही नहीं है पूछा दोस्तों, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था दोस्तों, ये एकदम सही है दोस्तों। और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं 23 मार्च 1942 को हुआ था, ये आपका क्या है, आपका यही ऑप्शन क्या है, गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। कौन से दिन पे हुआ था दोस्तों, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन कब किया था दोस्तों, कब किया था, ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब किया था दोस्तों, इसका उन्मूलन कब किया था, इसका उन्मूलन किया था 1829 को के नियम 17 के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था इस चीज़ को, जो नियम 17 के तहत 1829 में क्या हुआ था, उन्होंने उस चीज़ को क्या हटवाया था। राजा राम मोहन रॉय इसमें क्या थे, बहुत ही प्रासंगिक रोल निभाए थे अपना। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, वहाबियों के द्वारा के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है दोस्तों, उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है दोस्तों। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है, उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड एंगलिंग प्रथम, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है दोस्तों, कौन सा कथन सही है, माफ़ करिएगा दोस्तों मैं 17 के बाद सीधा 39 पे चला गया ध्यान नहीं दिया। आ जाते हैं 18 नंबर सवाल पे, कुछ जल्दी ही मैं कर रहा हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, नहीं था, कौन सा नहीं था दोस्तों, कौन सा नहीं था, हम लोग ने पढ़ा भी था कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था, वो पल्लव वंश नहीं था। कौन थे, पाल, राजपूत और प्रतिहार, तीनों के तीनों क्या थे, लड़ रहे थे, ठीक है ना। किस उस पे राजवंश क्या कहते हैं, संघर्ष की त्रिपक्षी किस पे था, आपको पता था, हमने पढ़ाया था, याद कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा किस किस राज्य के लिए था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के लिए अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए थे दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा था, किस दिशा में रखे गए थे, ये उत्तर दिशा की तरफ रखे गए थे दोस्तों। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों को में विभाजन कर दिया गया था दोस्तों, वो था चौथा बौद्ध संगीति में कर दिया गया था। उस समय कौन थे, किस राजा के हुआ उसमें हुआ था, कनिष्क के हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, मतलब उनको एनलाइटमेंट हुआ थे, किस पे हुई थी, ये हुई थी त्रजपालिका नदी पे, ऋजुपालिका नदी पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन से थे, उनका क्या नाम था, किस संप्रदाय से वो रिलेटेड थे, वो था मखलिपुत्र से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र, ठीक है ना, संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, किस मुगल काल के बताइए। शाहजहाँ के रिजाइम को उस समय क्या हुआ, पेंटिंग्स और जितने भी ये आर्टिशियंस की चीज़ें थी क्या थी, उस समय पेंटिंग सबसे ज़्यादा अपने चरम पे कब था, शाहजहाँ के काल में हुआ था, हमने पढ़ाया भी था आपको। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहस्सिब कौन था, मुहस्सिब कौन था दोस्तों, कौन था मुहस्सिब, वो था आपका आचरण अधिकारी था मुहस्सिब। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका संबंध सैन्य विभाग से था, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्र थे, बसावन और दसवंत किस शासक के चित्रकारी थे, दरबारी के चित्रकार थे, तो किससे रिलेटेड थे, आपके अकबर के रिजाइम से। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सुमेलित नहीं है, परमाणु विद्युत घर नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, एकदम सही है।
कुडनकुलन, कुडनकुलन कहाँ है? कुडनकुलन कहाँ है आपका? तो कुडनकुलन पावर प्लांट कहाँ पे आपका? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तो कर्नाटक दिया है, ये गलत हो जाएगा। काकरापारा जो है गुजरात में है। तारापुर में कहाँ है? महाराष्ट्र में, एकदम सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 पे प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28 38वां समानांतर रेखा किन दो देशों के में मध्य है? किस समानांतर जो समांतर रेखा है किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? ये बताना है। किन दो में स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? नहीं है। क्या नहीं है? अच्छे गुण का ईंधन। ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना चाहिए, एकदम सही है। जलने का ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, एकदम गलत है दोस्तों। ईंधन का प्रज्वलन ताप व कम ना ज़्यादा होना चाहिए, एकदम सही है। इनमें से सभी ऐसा नहीं है, यही गलत है दोस्तों, गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 30 पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 पे, प्रश्न संख्या, अरे यार ये किधर चला गया? हाँ, प्रश्न संख्या 30 पे आ जाते हैं। यह है आइटम 1 आइटम 2 मैच करना है। कुछ विटामिन दी हुई हैं और किससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, वो बताना है। B7, विटामिन B7 की बात कर रहा है। तो विटामिन B7 हमारा क्या है, किससे होता है? बाल झड़ने की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन B7 किसी वजह से होता है? बाल झड़ने की वजह से होता है। B12 हमको पता है आपका प्राणशी अरक्त होने की वजह से होता है, अर्थक्त की वजह से होता है। विटामिन ई हम लोग को पता है, विटामिन ई किसकी वजह से होता है? बांझपन उत्पन्न होने की वजह से होता है। और विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का जमने की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31 तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टार्स के बीच में डिस्टेंस नापने की यूनिट्स को क्या कहते हैं दोस्तों? विच वॉज कॉल्ड एज द कहते हैं ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। क्या, कौन सा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा इकाई है? एक तरीके से उस इकाई का नाम बताना, उस यूनिट का नाम बताना। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, यूनिट पूछ रहा है, यूनिट का नाम बताना आपको। सॉरी फॉर मिसलैंडिंग, ठीक है। तो ये बताना यूनिट का नाम वो है गैलेक्टिक इकाई है, उसे गैलेक्टिक यूनिट कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सबसे में बहुत कम होता है दोस्तों? वो कौन सा है दोस्तों? वर्णाधता होता है दोस्तों, वर्णाधता सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है दोस्तों? किसका वहन करता है? ये वहन आपका करता है ऑक्सीजन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 किस पदार्थ को एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? कौन सी है दोस्तों? कौन सी पदार्थ है दोस्तों वो? ठीक है ना, बताइए ये कौन सी मात्रा है? वो है आपका गुप्त ऊष्मा है। कौन सी आवश्यक ऊष्मा होती है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। सॉरी, क्वेश्चन में मिसलैंड कर गया, थोड़ा हिंदी है दोस्तों, थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, बट ठीक है, आई विल ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है ना। किस ऊष्मा की ज़रूरत होती है? तो वो कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? कौन से में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो आपका जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ठीक है ना, जीव द्रव्य में। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत नहीं है? फिर मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? नहीं है दोस्तों, नहीं है मित्रों, नहीं पूछ रहा है। मछली का तेल, पालक, जंतुओं के एक यकृत एवं गुर्दे या आम। विटामिन ए का स्रोत, अच्छा स्रोत नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है। चलिए, ये कुछ सूची है, ये बताना है। प्रतिरोध जिसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। ये क्या है? बल, क्या बल क्या होता है? फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर होता है। पावर का क्या होता है? वॉट होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा दोस्तों? कौन सा सबसे कम घनत्व, डेंसिटी किसकी सबसे कम है दोस्तों? वो बताना है। वो है सोडियम दोस्तों, सोडियम की सबसे कम डेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं
प्रश्न संख्या 39 पे, जो कि हम बहुत पहले कर रहे थे, प्राकृतिक रबर जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल रबर के बारे में जो स्टेटमेंट्स है कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, देखिए मैं बार बार गोला कर ले रहा हूँ, 2 बार मैंने गलती कर चुका हूँ और अब की बार मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। देखिए, ठीक है, कथन सही है। यह एक प्राकृतिक बाहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, दूसरा है यह एक कृत्रिम रिवर है। ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। एक बहुलक नहीं है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। अच्छा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, एक नेचुरल क्या है, बहुलक है। ठीक है ना, इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा दोस्तों। आप भी इसको पॉज करके इस ऑप्शंस को सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है ना, इसमें लोचदार गुण भी होते हैं। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है। कौन तय करता है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपरोक्त में से सभी। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है दोस्तों, कौन तय करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है, इसको तय करता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, देवप्रयाग ये नदियां हैं संगम पर स्थित हैं, ये बताना है हमको, किस संगम पे स्थित हैं ये बताना है। ठीक है, तो भागीरथी जो है वो अलकनंदा पे स्थित है। ठीक है ना, ये एकदम सही है दोस्तों। अलकनंदा मंदाकिनी नहीं, गंगा अलकनंदा नहीं, अलकनंदा मंदाकिनी भी नहीं, तो भागीरथी अलकनंदा पे है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में के से कर्क रेखा बीच गुजरती है, बीचों बीच गुजरती है। किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है दोस्तों, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश है दोस्तों। इन राज्यों में से क्या है, मध्य प्रदेश ही ऑप्शन है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और भी स्टेट से गुजरती है, कुल मिला के हम जो स्टेट्स है मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, पर रुकिए मैं बता ही देता हूँ। तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके, पहला है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के साथ कौन कौन है, गुजरात है, गुजरात के बाद कौन है, गुजरात जीजे। ठीक है, फिर एमपी है जैसे कि हमने बता दिया, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है और मिजोरम है दोस्तों। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से जो कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है वो क्या है, गुजरती है। तो ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पूछ रहा कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वन में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है जो वो कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, नहीं, ये क्या कहते हैं, सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये कह रहा सुमेलित नहीं है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सॉरी गलत कर दिया था, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है जो वो मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटका में, हम लोग देखा जानते भी हैं। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में दोस्तों, ये भी सही है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन क्या है, सुमिलित नहीं है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत मतलब ये क्या है, कोल्ड करंट नहीं है दोस्तों, कौन सा, कोल्ड करंट नहीं है। करंट्स पे भी मैं आप एक क्या कहते हैं, अब क्या है, कुछ दिन के बाद थीमेटिक टॉपिक चलने लगेंगे जो केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्रक्स पॉइंट जो होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, वो कौन सा है, अगुलास करंट जो है वो एक क्या है ओशियन करंट जो है वो कोल्ड करंट नहीं है, ये अगुलास, ये क्या है, वार्म करंट है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का क्या नाम है दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम आपका है कावेरी। कावेरी नदी जो है वो नदी है जहाँ पे दक्षिण भारत की, जिसको क्या कहते हैं, कावेरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए या जंगल की आग के लिए। तो किस लिए पाया जाता है दोस्तों,
ये वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा होता है और ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। तो ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48 पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। फिर बोल रहा है क्या नहीं है, तो टकला मकान, टकला मकान कहाँ पे है दोस्तों, टकला मकान चीन में है, एकदम सही है। थार जो है वो कहाँ पे है, तो हमारा थार डिजर्ट कहाँ पड़ता है, थार डिजर्ट भारत में पड़ता है, एकदम सही है। आटाकामा कहाँ पड़ता है दोस्तों, आटाकामा चिली में पड़ता है, एकदम सही है। गिब्सन जो है वो अफ्रीका में नहीं पड़ता दोस्तों, तो कहाँ पड़ता है गिब्स, तो जो हमारा गिब्सन है कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है गिब्सन। तो यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधक या क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों को क्या होना, क्या ये होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये नहीं होता है। श्रमिक व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, नहीं। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना पड़ता है, ये एकदम सही है। इसी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं, या इसी को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं दोस्तों। इस सत्र का लास्ट सवाल और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, न्यूनतम समर्थ मूल्य, जिसे एमएसपी भी कहते हैं, एमएसपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा क्या होती है, प्रस्तावित की जाती है दोस्तों, तो एकदम सही है, उन्हीं के द्वारा किया जाती है, मंत्रिमंडल समिति के द्वारा क्या है, मूल्य जो होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, एकदम सही है। न्यूनतम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, एकदम सही है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हमारे सही है दोस्तों, सही है। तो देखिए दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन का जो है ये सेट था वो हम लोग ने क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं दोस्तों, ये हम लोग को याद होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, ये हमें आपको घटना चक्र जब पढ़ा रहे थे तो ये सारे के सारे डेटाज मैंने आपको दिए हैं, फिर भी एक बार दिया है तो हमें तथ्य, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं दोस्तों। योग जो है पतंजलि इनसे रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड गौतम है, सांख्य से रिलेटेड कपिल है, प्रवर्तक चारवाक से रिलेटेड है, वैशकिक काणद है इनके, प्रवर्तक पूर्णिमासा जो है जैमिनी से रिलेटेड है, और उत्तरी मानसा जो है उससे बादरायण इनसे क्या है रिलेटेड है, इनसे उत्तरी मानसा से। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ प्रमुख इसके क्या है दर्शन थे दोस्तों, उनको हम लोग ने देख लिया है, और कुछ संप्रदाय उनके संस्थापक को भी देखना बहुत जरूरी है। आजीवक जो है उससे मुखली गोशाल थे, मुखली पुत्र गोशाल थे, उनसे रिलेटेड। अनिश्चयवादी से संजय वैदिरीपुत्र, और भौतिकतावादी से पकुद कच्चयान, और घोर अक्रियावादी से कौन से रिलेटेड है, पूर्ण कश्यप। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने दोनों सेट के 50-50 करके 100 क्वेश्चंस लगा लिए दोस्तों। अब ये सिलसिला दोस्तों आपको एसडीएम और डीएसपी बनाने तक के लिए अब चल पड़ा है। अब ये कारवां तभी रुकेगा जब 20,000 सवाल लग चुके होंगे दोस्तों। देखिए आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना, आप सेलेक्ट होंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी, माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपका कोई भी गुरु नहीं हूँ, मैं भी आप ही में से हूँ, एक आप ही के जैसा एक नॉर्मल पर्सन हूँ। बस एक छोटी सी मुहिम जो मैंने गलतियाँ की थी एग्जामिनेशन टाइम में ना, मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप भी करो, उतना ही समय आप भी लगाओ जो मैंने टाइम दिया है। मेरे एक्सपीरियंस और मेरी चीज़ों की वजह से मैं चाहता हूँ कि आप बेनिफिट पाओ और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पाओ, यही मेरी कामना है और यही मेरी दिलो इच्छा है। आप बड़े भाई बहन हो गए तो अपना आशीर्वाद भी दे सकते हो, और आशीर्वाद कैसे दोगे, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन है। और छोटे भाई बहन होंगे तो मुझसे कुछ सीख सकते हैं, मैं अच्छाई चीज़ सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सेलेक्ट हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों। और ये मुहिम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अब रहेगी। मेरे साथ जो जुड़ेगा वो अंतिम तक जुड़े दोस्तों। प्लीज़ लाइव शेयर और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन उससे मिलेगा, तो भी मैं मन लगा के आपके लिए और लेक्चर्स और प्रैक्टिस और से ज़्यादा प्रैक्टिस ले आ पाऊँगा। हमारे यूज़र्स, कुछ यूज़र्स थे जो कि बहुत अच्छा यूपीएससी व्लॉग करके हैं और मॉडर्न होमोसेपियंस हैं,
ये जो जितने भी चैनल्स हैं, मतलब चैनल्स क्या हैं, जो भी लोग हैं, नाम तो पता नहीं कैसा है इनका, जो भी इनका नाम है उन्होंने बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्हीं के कारण पे, उन्हीं के कहने पे मैं ये बोले कि MCQ ले आइए, तो मैंने MCQ ले आया है। और ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ 20,000 MCQ कराए बिना आपको नहीं जाने दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ आपका आज का होप कि आपका आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के करो यार, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। और घटना चक्र की जो मैंने आपको जो पढ़ाया है वो कोई वेस्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप उसको वॉच आउट नहीं कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मैं इतने देर तक आपके लिए अलग अलग वीडियो रोज़ अलग अलग दिन लाता हूँ। मैं चाहता तो एक दिन बैठता 7 घंटे की वीडियो बनाता, और मेरे को क्या है, ख़त्म करके एक ही बार में दे देता कि लो बेटा समझो और समझो अपना करो। नहीं दोस्तों, मुझे प्रोडक्टिव चीज़ करनी है, प्रोडक्टिव चीज़ आप लोगों को देनी है दोस्तों, ठीक है ना। उसके लिए करने के लिए मैंने पार्ट वाइज लाया, सारे चैप्टर्स को पार्ट वाइज किया। और देखिए इट विल टेक टाइम बट इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सत्र में प्रैक्टिस नंबर 3 और 4 के साथ। अगले सत्र में रोज़ मिलेंगे हम लोग शाम में। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, ठीक है। और पढ़ाई अपनी दबा के करिए दोस्तों। देखता हूँ आपका सिलेक्शन कैसे रुकता है, मैं भी आपके साथ पूरे अंतिम समय तक खड़ा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।